इट्स ऑडिबल। नमस्कार आप सभी को। हम आपको आज फिर नाड़ी में आगे लेके चलते हैं। हमने कल आपको थोड़ी सी चीज़ जो नाड़ी की जो हमने आपको इससे पहले बताया था, वो हमने बल के बारे में बताया था। नाड़ी का जो बल है उसके बारे में चर्चा की थी हमने। हमने उसके बारे में बताया था कि बल कितना महत्वपूर्ण होता है जो फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये सभी संदर्भ मैं आपको संदर्भों के साथ जो रावणकृत विद्योदनी टीका में है, अवनिका गुंजियाल जी नमस्कार, हम उससे आपको ये सभी चीज़ें आपको हम प्रूव करके बताएंगे। धीरे धीरे आप हमारे साथ चलते जाएंगे और हम आपको ये सभी चीज़ें बताते जाएंगे। तो अब आपको हमने आपको आज जो बताना है वो वॉल्यूम क्या होता है। आकृति और टेंशन दो चीज़ें आती है नाड़ी में शब्द। इन दो चीज़ों को हमने अभी तक जाना कि रेट क्या होता है, हमने जाना कि रिदम क्या होता है, हमने जाना कि नाड़ी में कहाँ पर कौन सी गति मिलती है, हमने जाना कि नाड़ी को देखते कहाँ पर हैं, हमने ये जाना कि नाड़ी को किस समय देखते हैं, हमने ये जाना कि नाड़ी को कब नहीं देखते हैं, हमने ये जाना कि नाड़ी को देखने का सही तरीका क्या है। हमने ये बताया आपको कि महिलाओं और पुरुषों में नाड़ी को देखने का अलग अलग नज़रिया क्यों है। हमने आपको ये बताया कि नाड़ी पे जो चीज़ें हम एहसास करते हैं उनका सीधा हमारे सांसों से संबद्ध है। हमने ये आपको बताया कि किस प्रकार से इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर पर तीनों जगहों पर अलग अलग गतियाँ आपको मिलती है। सामान्य रूप से वो गतियाँ एक एक अलग पैटर्न लेती है जो सर्प, मंडूक और स्वान की गति मैंने बताई। लेकिन वही जब एक असामान्य पैटर्न लेती है तो आपने देखा कि सर्प की चाल बदल कर जलौका की चाल हो जाती है। आपने देखा कि मंडूक की चाल जो है वो बदल करके फिर काक, लवक, तीतर और कौवे मतलब कि जैसी चाल, पक्षियों की जैसी चाल हो जाती है। आपने देखा कि कफ जो मूल रूप से हंस की चाल पर चलता है, वही चाल बदल करके आपने देखा कि वही चाल बदल जाती है और कहीं न कहीं गज गति या पद्मक गति जैसी नाल चाल होती है। इसी में मैंने आपको मयूर गति भी बताई थी। मैंने आपको फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बताई नाड़ी के बारे में। मैंने बहुत सारे वेरिएशंस में आपको कुछ क्लिनिकल कंडीशंस भी बताए आपको। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है इसको हम एक पैटर्न को हम किस प्रकार से ग्राफिकल वे में देखते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में किस प्रकार से हम देखते हैं कि दोषों का किस प्रकार से पैटर्न मिलता है और उस हिसाब से हम किस प्रकार हम रोगों को समझ सकते हैं। हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार हमारी तीनों उँगलियों के नीचे धड़कने वाली नाड़ी की गति अलग-अलग होती है। हमने ये भी आपको बताया कि किस प्रकार से नाड़ी जो है वो उम्र के अलग-अलग पड़ावों पर अलग-अलग पैटर्न लेती है। हमने ये भी आपको बताया कि नाड़ी में जो हम देखते हैं, वो नाड़ी हमें एक प्रकार से हृदय के जो के द्वारा जो भेजा गया एक बोलस है, जो स्पंदन के रूप में है। उस बोलस का हम बहुत कुछ एहसास करते हैं। जो बोलस हमारी उँगलियों पर फ़ील करने वाला दबाव, वो हम किस प्रकार से एक्सेस करते हैं, ये भी हमने बताया। हमने आपको उसकी ताल के बारे में बताया। जो ताल कभी सही ताल में चल रही है तो हम कहते हैं कि उसका रिदम सही है, और वही ताल अगर एक लगातार क्रम में सही रूप से आती है और छूटती है तो हमने उसी को कहा कि ये नियमित रूप से बिगड़ने वाला ताल है। और एक ताल हमने देखा कि जब हर अनियमित रूप से अनियंत्रित रूप से ताल बिगड़ रहा है तो हमने बोला कि ये अनियमित रूप से अनियंत्रित रूप से बिगड़ने वाला ताल है, जिसे हमने इरेगुलरली इरेगुलर कहा। तो हमने ये सब चीज़ें काफ़ी विस्तार से जानी। मेरे विचार में आज 7वाँ या 8वाँ लेक्चर है और आप काफ़ी बेस आपका काफ़ी क्लियर हो चुका है। अब आपको सामान्य नाड़ी देखना आता है। आपको अब थोड़ा बहुत नाड़ी के बारे में आप समझते हैं कि जो बताया गया है, मुझे लगता है कि शायद आप जितना मैंने बताया है, उतने को आप समझ पा रहे होंगे। मैंने बताया आपको कि नाड़ी आपको एक प्रकार से आपको एक सेंसिबल होकर के, जब तक हम अपने सेंसेस को डेवलप नहीं करेंगे, एक सेंसिबल वे में नहीं सोचेंगे, हम नाड़ी को नहीं समझ सकते। आज मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैंने कल या परसों कोलवाड़ा के आसपास के किसी कॉलेज में एक लेक्चर लिया था, जहाँ मैं जैसे आपको मर्म पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मर्म में भगवान का निवास होता है। कहते हैं सर आपने तो ये नया कंसेप्ट दे दिया। अरे मैंने कोई कंसेप्ट नहीं दिया नया, ये तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये अपने आप ही अंदर से चीज़ें आती है, और वो कोई मैं नहीं देता हूँ, वो ईश्वर देता है। वो खुद ही कहता है कि भैया देखो ये ऐसी चीज़ है,
वो आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से कहता है, हम उसको समझ लेते हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते। तो नाड़ी क्या है? नाड़ी भी, नाड़ी नाड़ी के लिए तमाम सारे पर्याय दिए। हिंसरा है, धमनी है, जीव साक्षिणी है, सरिता है, बहने वाली हर चीज नाड़ी है। हम नाड़ी को केवल किसी हम रेडियल आर्टरी से ही मत कंपैरिजन करें। नाड़ी, अगर हम नाड़ी कहते हैं तो 72,000 नाड़ियों की बात की गई है। उसमें नर्व्स भी आते हैं, उसमें आर्टरीज भी आती हैं, उसमें वेन्स भी आती है। जहाँ पर भी पल्सेशन फील हो रहा है वो सब नाड़ी है। जहाँ पर भी तरंग फील हो रही है वो नाड़ी है। तरंग का लेवल कुछ का हम एक्सेस कर लेते हैं, कुछ का हम एक्सेस नहीं करते। यदि आप गौर से सोचें तो हमारे नर्वस कंडक्शन में भी एक पल्सेशन हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, पोलरिटी लगातार बदल रही है और कंडक्शन जो है आगे बढ़ता है। पढ़ा आपने, पढ़ा होगा आपने। मसल्स में भी, मस्कुलर फाइबर में भी ये चीज़ होती है। यही चीज़ नर्व कंडक्शन में भी होती है। वो भी तो एक स्पंदन है। लेकिन आप कहेंगे कि सर उस स्पंदन को कैसे? तो भाई हर स्पंदन को तो आप एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो देखा कि अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम भाग मध्यम में जो नाड़ी धड़कती है, उस नाड़ी को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अनुभवजन्य ज्ञान है, तो हमें इसको लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो डायग्नोस्टिक टूल के आधार पर आप नाड़ी ज्ञान को समझ सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया जो मैंने आपको पढ़ाया। तो आपको अब तक का पढ़ाया हुआ जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क विथ मी फ्रीली, डोंट वरी अबाउट दिस। बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप थोड़ा पढ़ें और समझ के पढ़ें और उस पर पूरी तरह से मतलब उस पर कायम रहें। पढ़ने वाली चीज़ को इतना पढ़ें कि आप उस पर कायम रहें। तो आपको अभी तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई वो आपको समझ में आ रहा है आई थिंक, और आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि अगर आपको समझ में आ रहा हो तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो आपको आ रहा है, अब तक जो पढ़ाया है वो आ रहा है। मेल्स और फीमेल्स में नाड़ी में डिफरेंस बता दीजिए। आकाश सेठी जी पूछते हैं क्या डिफरेंस जानना चाहते हैं आप मेल्स और फीमेल्स में? मेल्स और फीमेल्स में कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं। डिफरेंस वही मिलेगा जो सोम तत्व और सूर्य तत्व का मिलता है। बाकी कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा। नाड़ी तो वैसी ही होगी, देखने का जो तरीका होगा वही केवल बदलेगा। वो हम बाईं हाथ की नाड़ी देखेंगे, पुरुषों की दाईं हाथ की नाड़ी देखेंगे। यदि आप आधुनिक विज्ञान के हिसाब से सोचें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट होता है। इसी वजह से हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे आवाज़ में भारीपन, हमारे अंदर का एरोगेंस, हमारी जो आवाज़ की जो एक अलग प्रकार की जो सुर है, और बहुत सारे कैरेक्टर, चाहे दाढ़ी है, मूछें हैं आनी, ये सब एक प्रकार से आप इसको मानिए तो ये जो सूर्य तत्व का, जिसे आप टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं, उसके गुण के कारण होता है। वहीं आप अगर महिलाओं में देखिए तो प्रोजेस्टेरॉन के कारण तमाम सारे फेमाइन कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसी वजह से ये मॉडर्न साइंस भी मानता है इस बात को। अगर आप नज़रिया तो रखिए, आपको अगर आप वो नज़रिया रखेंगे सोचने का, समझने का, तो सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। उसी नाड़ी के नीचे आपको सांप भी चलता हुआ दिखेगा, मेढक भी उछलता हुआ दिखेगा और हंस भी तैरता हुआ दिखेगा। देखने वाला आपको नज़रिया तो रखना पड़ेगा ना। जब मैं मर्म पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हर मर्म में भगवान रहते हैं। तो जब आप कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदम, क्या बात कही है। कर के मूल में, कर के मूल में गोविंद रहते हैं और उसी गोविंद के पास में आप अपनी हाथ, अपनी उंगलियों को रख करके आप नाड़ी का परीक्षण करते हैं। सोचने की बात है, आप सोचिए तो सही। आप जब सोचेंगे तो बात सब समझ में आएगी। मणिबंध का स्थान भी वही है और उसी के ठीक नीचे आप जीव साक्षिणी नाड़ी को देखते हैं। कितनी बड़ी बात कही है। हाथ के अग्र में कराग्रे वसते, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्र में लक्ष्मी निवास करती है। तो लक्ष्मी कैसे निवास करती है? यदि आप हाथ से काम नहीं करेंगे, आप इन उंगलियों को नहीं चलाएंगे, तो क्या लक्ष्मी जी आएंगी आपके पास? नहीं आएंगी। लक्ष्मी का भगवान नहीं बैठे यहाँ पे, नहीं। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड नाड़ी एंड मेल्स, यस यस यस, थोड़ा सा और समझिए। अब हमारे हाथ उंगलियों के आगे कोई लक्ष्मी जी नहीं बैठी हैं। इसका अर्थ ये है कि जो उंगलियां हैं, जो उंगलियां हैं, ये भी ईश्वर का स्थान है। ये भी हमारा ईश्वर का स्थान है। तो यदि इसको हम चलाएंगे, काम करेंगे, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कल को प्रैक्टिस में काम करेगा उससे। लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी नहीं। कर मध्य तु सरस्वती, यहाँ पे सरस्वती यानी वाणी है। यदि आप बोलते हैं, आपके अंदर
आप जो बोलेंगे वो बात सत्य होगी, आप जो बोलेंगे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप सिद्धहस्त होंगे। आप केवल बातें ही बातें करेंगे तो फिर वो काम नहीं होगा। और कर मूले तु गोविंदम, देखो कर के मूल में जहाँ मणिबंध है वहाँ पर गोविंद की बात की जाती है। तो कितना बढ़िया रेफरेंस है। तो ये सब चीज़ें समझने की बात है। और वही कर के मूल में हम क्या देखते हैं, जीव साक्षिणी नाड़ी को भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, बस हमें समझने की बात है। यदि आप उस प्रकार का अपना नज़रिया रखेंगे समझने का तो आपको बहुत आराम से ये बातें समझ में आती है। तो आइए अब हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो हम आकृति, नाड़ी की आकृति कैसी होती है, नाड़ी कैसा वॉल्यूम और कैसा टेंशन लेती है। तो नाड़ी की आकृति को बनाने में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपने देखा। अब मैं आपको अपना अपना ये खोल देता हूँ, अपना बोर्ड, अपना जो है पढ़ाने वाला बोर्ड आपके लिए बनाया है मैंने। तो अब हम करते हैं बात आकृति की। व्हाट इज द आकृति, आकृति क्या होती है, आकृति की बात हम करेंगे। पेन क्यों नहीं चल रहा है आज, व्हाई द माय पेन इज नॉट वर्किंग, फॉर्मेट ब्लैक, आकृति, नाड़ी की आकृति। आज हम जो चर्चा करेंगे वो नाड़ी की आकृति। हम बेसिक्स जान रहे हैं पल्स की, हम आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, जो बेसिक चीज़ों का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है। तो जब भी हम देखिए हमारी उंगलियों के, आप क्या एहसास करते हैं, आपकी उंगलियां किस चीज़, किस सेंस को पकड़ती है। आपकी उंगलियां जो नीचे से अपलिफ्ट आता है, जो कम आता है, जो ज़्यादा आता है, जो बहुत ज़्यादा आता है, इसी को आप पकड़ते हैं। उसी में आप देखते हैं कि कोई अपलिफ्ट आपकी उंगलियों के बीच में टकरा रहा है, कहीं देखते हैं कि वो अपलिफ्ट जो है वो मल्टीपल अपलिफ्ट्स आ रहे हैं और बिल्कुल रेंगते हुए सांप के जैसे जा रहे हैं। कहीं वो अपलिफ्ट आपको बिल्कुल धीमा, एक एक तैरते हुए हंस जैसा अपलिफ्ट नजर आता है, जिसे कई बार तो एहसास करना भी मुश्किल होता है। तो जो हम देखते हैं, जो एक्चुअली हम देखते हैं, जो रेडियल आर्टरी पर हम, जो हम अंगुष्ठ के मूल पर 2 अंगुल छोड़ करके अधिपश्चिम भाग मध्यम में जो हम देखते हैं वो हम अपलिफ्ट देखते हैं। एक्चुअली हम जो अपलिफ्ट देखते हैं और जिसकी मैंने आपको डायग्राम भी कल बताया था, जो सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल को कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट करती है। यदि आप जनरली देखें तो जिस व्यक्ति का अपलिफ्ट नाड़ी का बहुत ज़्यादा होगा, आप बिना उसका ब्लड प्रेशर चेक किए आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अधिक होगा। यदि जिस नाड़ी में आपको अपलिफ्ट कम आ रहे होंगे, जनरली अपलिफ्ट तीनों फिंगर्स के नीचे, तो आप बिना ब्लड प्रेशर चेक किए हुए आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो होगा। यानी बहुत सारी चीज़ें आपको नाड़ी उसका एहसास कराती है। तो आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो आर्टरीज में, जो वीनस सिस्टम में जो ब्लड जिस प्रेशर से बहता है, यानी एक सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान रिसीव करता है, उसके लिए भी एक प्रेशर चाहिए खींचने के लिए। लोअर एंड से लेकर के वही खड़ी स्थिति में आप सोचिए कि जो आपके अंगूठे नीचे, पैर के अंगूठे का ब्लड है, वो ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी वो ऊपर जा रहा है। तो एक फोर्स तो लग रहा है ना जो उसको ऊपर खींच रहा है, और एक फोर्स लग रहा है जो उसको भेज रहा है। तो दोनों ही फोर्सेस लगते हैं और यही आपकी एक स्पंदन के रूप में आप फील करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप किन किन स्थितियों में ये स्पंदन सामान्य रूप से अधिक होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्थिति है जब सामान्य है पर स्पंदन बहुत तेज है, बहुत जादू है। तो हम कहेंगे कि जब रस धातु की वृद्धि हो जाती है तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बढ़ता है, और ऐसे स्थिति में वही हमको स्पंदन अधिक मालूम पड़ता है, यानी फुलनेस ऑफ ब्लड वेसल की स्थिति होती है। और हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड का वॉल्यूम बहुत ऑप्टिमम है, यानी कि प्रॉपर है कह सकते हैं। और हम उस व्यक्ति को इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रोमिनेंट दिखेगी, आपको प्रोमिनेंसी दिखेगी। लेकिन अगर आप उसी प्रकार से आप कुछ ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी स्थितियां जहाँ ब्लड लॉस की कंडीशंस है, तो ब्लड लॉस की कंडीशंस में वही वेन्स जो प्रोमिनेंट होनी चाहिए
वो कोलैप्स दिखेंगे। कई बार आप अपनी वेन्स को प्रोमिनेंट देखते होंगे, बाहर से ही वो वेन्स दिख जाती हैं आपको, क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम प्रॉपर है तो वेन्स की प्रोमिनेंसी दिखेगी। लेकिन वही यदि टोटल ब्लड लॉस है, कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, तो वही प्रोमिनेंसी कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपको वॉल्यूम देखना हो, जब भी आपको फुलनेस देखनी हो, जब भी आपको नाड़ी में वॉल्यूम देखना हो, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसी रेडियल आर्टरी पर अपनी उंगलियों को पहले 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 बड़े आराम से एक जेंटलमैन की तरह रखिए। और जेंटलमैन की तरह रखने के बाद आप जो सामान्य रूप से जो ऊपर की तरफ उछाल आ रहा है, तीनों अंगुलियों में आने वाले उछाल को आप इस प्रकार से बड़े जेंटल से देखिए। नाड़ी विज्ञान, नाड़ी को समझना एक प्रकार से मेडिटेट करना है। यदि आप आसपास के वातावरण से प्रभावित हैं तो आप इसको नहीं फील कर सकते। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आप कॉन्सेंट्रेट करिए अपने इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर पर। देखिए, आप मेरे साथ देखिए, क्या आपको स्पंदन का वॉल्यूम जो आपकी फिंगर टिप पे आ रहा है आपको फील हो रहा है? हो रहा है, देखिए आप, देखिए, इज इट, क्या आपको फीलिंग हो रही है उसकी? अलग अलग हो रही होगी निश्चित, ये आपने बहुत पहले ही देख लिया है। तो ये फीलिंग आपको मिलती है, ये फीलिंग आती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपने हल्के हाथ से, पहले बहुत हल्के हाथ से जेंटली आपने, जब आपने अपनी तीनों उंगलियों को अपनी तीनों उंगलियों वाली जगहों पर, वात पित्त कफ की जगहों पर रखा, तो आपको जो है एक वॉल्यूम नज़र आता है। जो वॉल्यूम जनरली आप देखते हैं कि वो वॉल्यूम कहीं पर तो आपको बहुत तेज नज़र आता है, थ्रॉब लगता है, कहीं पर वो बहुत हल्का लगता है, और कहीं पर वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो आपने देखा होगा, जो सामान्य जो आपको दिखता है, सामान्य की बात मैं करूं तो वो वॉल्यूम, आपको वो वॉल्यूम कैसा दिखता है? वो वॉल्यूम यदि मैं इसको प्लस में दूं तो आपको पित्त की पोजीशन पे वो +3 आप दे सकते हैं, वात की पोजीशन पे आप +2 दे सकते हैं, और कफ की पोजीशन पर आपको +1 दे सकते हैं। ये आपको वॉल्यूम जनरली आपको यही यही आपको फील होता है जब जेंटली आप प्रेस करते हैं इन तीनों दोषों के ऊपर अपनी तीनों अंगुलियों को रखकर। तो ये आपने देखा कि जो पित्त का है जो वॉल्यूम, वो आपको सामान्य रूप से अधिक फील होता है इन कंपैरिजन टू द वाता एंड कफा। यदि आप सेकंड वे में मॉडरेट कहेंगे, तो अगर आप मैक्सिमम कहें तो पित्त पर आपको वो थ्रॉब फील होता है, आप अगर मॉडरेट कहें तो वो आपको वात पर फील होता है, और मिनिमम कहें और कई बार तो फील ही नहीं होता है, ऐसा आपको कफ पर होता है। तो हम ये कह सकते हैं, यदि आपको मान लीजिए कि आपको वॉल्यूम जो है जो मॉडरेट आना चाहिए वो मॉडरेट भी नहीं आ रहा है इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो आप ये कहेंगे कि वात का जो वॉल्यूम है, यदि मान लीजिए जो +2 आना चाहिए वात की जगह वो +1 आ रहा है, जो पित्त की जगह +3 आना चाहिए वो +2 आ रहा है, और जो कफ की जगह जो वॉल्यूम आपको मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो ऑन एन एवरेज आप क्या कहेंगे? आप ऑन एन एवरेज कहेंगे कि आपके जो जो आपकी आर्टरीज जो आपके ब्लड का जो आपका जो पल्स है, पल्स का वॉल्यूम ही लो है, आप कहेंगे। ये टोटल एवरेज आप निकालेंगे तो आप कहेंगे कि इसका जनरल वॉल्यूम लो है। अब आप दूसरी स्थिति में आएंगे, आप थोड़ा सा हार्ड प्रेस करेंगे, हार्ड प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपको हार्ड प्रेस करने पर आपको लग रहा है कि अंदर से बहुत तीव्र दबाव आ रहा है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि मिडिल फिंगर में इतना दबाव आ रहा है कि वो आपको लिफ्ट कराने की सोच रहा है, ऊपर की तरफ धक्का मारने की सोच रहा है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये पित्त की पल्स है, और ये पित्त जो है ये अपने फुल वॉल्यूम में है और जंपिंग लाइक अ फ्रॉग जंप कर रहा है। उसका एम्पलीट्यूड हाई है, तो जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो मैं अब आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, हर 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 पल्स पे, चाहे वो वात की हो, चाहे वो पित्त की हो, चाहे कफ की हो। आपने देखा होगा वात की भी अगर है तो आपने ऐसा तो देखा होगा ना, वात भी चल रहा है तो ऐसे चल रहा है, आपने देखा पित्त चल रहा है तो ये ऐसे चल रहा है, और आपने कफ देखा तो ये ऐसे चल रहा है ना। आप एक चीज़ तीनों नाड़ियों में आप देख रहे होंगे, तीनों नाड़ियों में एक पीक बन रहा है, एक स्पाइक है जिसका एक पीक है,
जो वात में बहुत कम है। वात में अगर आप गौर से देखें तो ये स्पाइक का लेवल ये है, पित्त में देखें तो ये स्पाइक का लेवल ये है, और कफ में देखें तो ये स्पाइक का लेवल ये है। वात, पित्त और कफ, ये आपको कॉमनली, ये चीज़ें कॉमनली तीनों इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर पर आपको मिल रही है। एग्रीड है ना आप इससे? मैं आपसे आपका चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको, ये आप एग्री करते हैं इससे? बीरमती जी, श्वेता जी, सब लोग आप समझ के पढ़ो। ये कोई ऐसा ऐसा कठिन विषय नहीं है। समझाने का तरीका आसान हो तो हर विषय सरल लगता है। आप, है ना, ये आप एग्रीड हैं कि भाई स्पाइक तो तीनों में बन रहा है, पर स्पाइक का जो है, स्पाइक का कैरेक्टर अलग अलग है। एक में स्पाइक ऊंचा बन रहा है तो थ्रॉप कर रहा है, लिफ्ट करा रहा है। एक में ऐसा बन रहा है, मल्टीपल स्पाइक्स बन रहे हैं तो लग रहा है जैसे कि वो रेंगता हुआ जा रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। और एक में स्पाइक ऐसा बन रहा है कि वो ऐसा कभी तो हाथ में टच में आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है, वो कफ है। अरे आप उन स्पाइक्स को जरा फील करो ना, आप स्पाइक को देखो जरा, आप स्पाइक को सोचो, वहां पे आपको पूरी फीलिंग आ जाएगी। जो आपको नाड़ी में बह रही है, जो नाड़ी में आ रहा है, वो सारा आपको दिखने लग जाएगा। आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। यही चीज़ें हैं इंडेक्स में, मिडिल में और रिंग में। ये नॉर्मल है। अब आपको मैं आगे बताता हूँ, यहाँ तक आप समझ चुके हैं, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब क्या है, अब हम क्या देखते हैं। तो ये आपने देखा कि ये चीज़ होती है। अब इसमें तीन चीज़ें आती है, जब भी आप देखेंगे तो इसमें हर हर चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, तीनों में एक देख रहे हैं कि आप एक छोटा सा पर्वत नुमा, अब ठीक है, वात में छोटा सा एक, हम कह सकते हैं कि एक किसी किसी जगह पे आपने पठार से भी छोटा पठार देखा होगा, जहाँ पठार एंड करते हैं, जहाँ पहाड़ एंड करते हैं तो वहाँ पे पर्वत मालाएं बन जाती है, और जहाँ पर्वत मालाएं एंड होती है, मैदान शुरू होता है, तो वहाँ पे ये स्थिति होती है। तो आप मान लीजिए कि वात एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो उसका स्पाइक है वो बहुत स्टीप भी नहीं है, लेकिन हाँ कफ से तो स्टीप है, लेकिन पित्त के कंपैरिजन में बहुत कम स्टीप है। तो इसमें एक कॉमन सी चीज़ हमको दिखती है, अगर हम ऑन एवरेज एक पैटर्न माने, अगर हम तीनों के लिए एक एवरेज पैटर्न माने इस तरह का, चलो इस तरह की हम पैटर्न को मान लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे जो ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, स्पाइक का ऊपर वाला हिस्सा है, ये वॉल्यूम को बताता है, और स्पाइक का जो गहरा वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये टेंशन को बताता है। ये वॉल्यूम, फिर ये वॉल्यूम, और ये टेंशन, ये वॉल्यूम, ये टेंशन, नीचे की तरफ तनाव, ये आया ऊपर वॉल्यूम, और ये नीचे गया टेंशन, फिर ये वॉल्यूम, ये टेंशन, वॉल्यूम, टेंशन, नीचे टेंशन, जो नीचे जो गहराई है वो टेंशन है, तनाव है, फिर ऊपर वॉल्यूम, फिर टेंशन। ये तीनों नाड़ियों में आप ये चीज़ें कॉमनली आप देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हायर एम्पलीट्यूड है, यानी उसी को टोटल हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। यदि हम कहते हैं किसी किसी पल्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो हम अगर कहते हैं कि इंडेक्स फिंगर के नीचे किसी पल्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है, अगर हमको इंडेक्स फिंगर के नीचे एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि वात बढ़ा हुआ है, वात अपने फुल फॉर्म में है। यदि हमको पित्त की नाड़ी के नीचे स्वाभाविक रूप से वो थ्रॉप करती है, वहां पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो कहेंगे हम पित्त बढ़ा हुआ है। कफ की सामान्य रूप से एम्पलीट्यूड बहुत लो होती है, लेकिन वो कफ की एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रही है सामान्य से, या फिर एम्पलीट्यूड मिल ही नहीं रही है आपको, इन दोनों कंडीशंस में आप कहेंगे कि एक में कफ बढ़ा हुआ है और एक में कफ जो है वो अपने लेवल से नीचे है, अपने नॉर्मल लेवल से नीचे है। तो ये अपलिफ्ट्स और डाउन लिफ्ट्स दोनों चीज़ें, यानी जो एक बार का अपलिफ्ट और दूसरा डाउन लिफ्ट, अपलिफ्ट वॉल्यूम बताता है, डाउन लिफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो टेंशन को बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो अपलिफ्ट, यानी टेंशन क्या है, दो अपलिफ्ट के बीच का जो एक डाउन डाउन लिफ्ट बन रहा है, यानी दो 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 पहाड़ की चोटियों के बीच में एक जो गड्ढे बन रहे हैं, एक जो खाई बन रही है, वो टेंशन है। तो समझ में आ रही होगी आपको बात, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले तभी आ रही है ना। यानी दो पहाड़ की चोटियों के बीच में, पल्स की दो पहाड़ की चोटियों के बीच में बनता हुआ एक खाई, खाई नुमा स्ट्रक्चर, वो टेंशन है। तो हमेशा आपको ये तीनों नाड़ियों में ये चीज़ें मिलती है। तो
तो हम ये बात आपको बताना चाह रहे थे और जो आपको समझ में आया। अब आपको कुछ चीज़ें हम बताते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपको जानना भी चाहिए और आपको समझना चाहिए। जैसे सपोज करो, इसमें प्रकृति का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप ये भी ध्यान के रखना कि प्रकृति को भी देखा जाता है। कुछ लोग व्हाट इज टेंशन इन केस ऑफ पल्स, कमलजीत कौर, व्हाट इज टेंशन इज केस ऑफ पल्स? समझ में नहीं आया? टेंशन टेंशन नहीं समझ में आया? जो ऊपर की तरफ स्पाइक आ रहा है ना, स्पाइक ने ऐसे लिया पूरा, ये स्पाइक ऐसे मूव किया, ये वॉल्यूम है। और नीचे स्पाइक डाउनवर्ड गया और फिर डाउनवर्ड जाके अपवर्ड गया, वो टेंशन है। तो टेंशन को कैसे आप मेजर करोगे? ये तो समझ में आ गया, पर आप टेंशन को पल्स में कैसे देखोगे, आप ये पूछ रहे हो शायद। जो गहराई में जा रहा है उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो वो आपको धीरे धीरे दूसरे लेवल पे एक्सेस आएगा, पहले लेवल पे एक्सेस नहीं आएगा। सर बीपी हाई कब पता चलेगा? अगर वात की नाड़ी पर वॉल्यूम ज़्यादा होने पर या पित्त की नाड़ी पर? बहुत बढ़िया सवाल है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा आपको वात की नाड़ी पर अगर इंडेक्स पर अगर आपको जो आपका जो स्पाइक है वो ज़्यादा मिल रहा है, यानी जो एक प्रकार से आप कहें कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो आप यानी आपने हल्का जेंटली फिंगर रखने पर वात पे आपको जल्दी से आपको एहसास नहीं होता है एम्पलीट्यूड का, आपको हल्का सा दबाना पड़ता है। आप गौर से देख लो, आप अभी ट्राई करो, वात पर अपनी इंडेक्स फिंगर रखो, आपको हल्का सा प्रेशर देना पड़ता है। अब आप उसको हटा दो, अब आप मिडिल फिंगर रखो, तो मिडिल पर आप जेंटली वहां पे रखने पे भी पता चल रहा है आपको। देखो ना, आप करो ऐसा, ट्राई करो, ट्राई करके देखो। आप अभी ऐसा करो, वात पे हल्की सी उंगली रखो आप, क्या आपको पता चल रहा है? नहीं, हल्का सा प्रेशर दो तो पता चलेगा। लेकिन आप उल्टा पित्त पे देखो, तो आपको उछाल पता चल रहा होगा, वो पता चल रहा होगा आपको, वहाँ पे आपको प्रेशर मुझे एकदम पता चल रहा है। और कप पे उसके उलट है, कप पे तो आपको पता चल भी सकता है, दबाव जब तक ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्वेशनल है। तो जैसे ही आपने फिंगर को रखा इंडेक्स फिंगर पर, आपको वॉल्यूम पता चल रहा है, तो आप कह सकते हो कि ब्लड प्रेशर इस व्यक्ति का ज़्यादा है। तो ब्लड प्रेशर को आप आसानी से पता लगा सकते हो, ये बहुत आसान है पता लगाना। तो इंडेक्स फिंगर से आप सीधे सीधे उसके आप वॉल्यूम को एक्सेस कर सकते हैं, और उस वॉल्यूम से आप जो है वो उसके आप ब्लड प्रेशर का एहसास कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको चीज़ बताई। अब आगे हम चलते हैं, अब कुछ चीज़ें हम बताते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए अब जो है वो कठिन होगा। यहाँ पे आपका टेक्टाइल सेंस देखा जाएगा। वॉल्यूम तक तो कोई बात नहीं थी सर, आपने बताया, हमें समझ में आ गया कि ठीक कह रहे हैं आप सर। इंडेक्स पे अगर हमने उंगली रखी तो हमें पता नहीं चला, थोड़ा प्रेशर बढ़ाया तो पता चला, ये सामान्य है। लेकिन यदि आपने इंडेक्स पे फिंगर रखी और आपको हल्की सी फिंगर जेंटली रखते ही पता चल रहा है, तो फिर ये असामान्य है। पित्त पे आप जनरली जेंटली फिंगर रखते हैं तो पता चल जाता है लिफ्ट नहीं, और अगर आपने थोड़ी सी फिंगर को दबाया और अपलिफ्ट मिल रहा है, उछाल मिल रही है, तो ये असामान्य है। आपने कफ में देखा कि जनरली आप जेंटली रखते हैं तो पता नहीं चलता है, जब हार्डली आप रखते हैं तो आपको पता चलता है, ये सामान्य है। लेकिन वही कफ पे आप जेंटली फिंगर रख रहे हैं और कफ की गति आपको पता चल रही है, तो वह सामान्य है। ये चीज़ें आपको मैंने बताई, सामान्य और असामान्य। तो आई थिंक सामान्य और असामान्य वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डिजीज वाइज इसको नहीं बता रहे हैं। बहुत लोग अभी इंटरेस्टेड होंगे, सर हर बीमारी में अलग अलग बताओ ना। वो लेवल 2 में है, अभी थोड़ा थोड़ा आपको हमने अभी इंट्रोड्यूस कराना है उससे, और धीरे धीरे आपको ले जाना है। तो जो बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर होंगी तो आप फिर वो चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाएगी। तो अब आपको, अब जो आपका ये इतना तो क्लियर है ना, वॉल्यूम समझ में आया आपको, टेंशन समझ में आया आपको, कैसे आपको वात पित्त कफ का अलग अलग वॉल्यूम देखा आपने, देखा ना। और जो टेंशन वाला पार्ट है, टेंशन वाला पार्ट दो 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 स्पाइक्स के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो नीचे जो गड्ढा बनता है उसे हम कहते हैं टेंशन। तो ये टेंशन को मेज़र करना आपका काम नहीं है, आप केवल वॉल्यूम को मेज़र करें, टेंशन को देखने की ज़रूरत नहीं है आपकी। अब आपको हम जो आगे चलते हैं, चलो सर यही सब तो बातें बहुत सही है, बड़ा अच्छा लगा भाई, हमारी उंगलियों से पता चल रहा है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा आप फंसेंगे, यहाँ पे आप फंसते हैं। इसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर अब जो है आपके लिए कठिन समय आ गया। टेम्परेचर कैसे देखेंगे? ये सर क्या बता रहे हैं आप? नाड़ी में टेम्परेचर, वात और पित्त कफ का अलग अलग टेम्परेचर, और उसको इस उंगली से एहसास करना। तो मेहरबानी करके, यदि आपका टेक्टाइल सेंसेशन अच्छा नहीं है,
तो आप इसको नहीं एक्सेस कर पाएंगे। हमारे पिछले क्लास में भी ऐसा हुआ, कई लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन यदि आपका टेक्टाइल सेंसेशन अच्छा है तो आप बहुत आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बड़े आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम तापमान की बात करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द तापमान। तापमान क्या होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर? तापमान दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे देखते हैं आप? तो टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर का मतलब है, आपने पढ़ा कि वात की जो नाड़ी होती है वो कैसी होती है? वात नाड़ी जो होती है जनरली वो कोल्ड होती है, कोल्ड होती है ना। और पित्त की नाड़ी जो है जनरली कैसी होती है? पित्त की नाड़ी, पित्त की स्वभाव है वो जनरली हॉट होता है। और कफ की नाड़ी कैसी होती है? कफ का स्वभाव कैसा होता है? कफ की जो नाड़ी है वो कफ की नाड़ी जनरली वार्म टू कूल होती है। वार्म, पहले वार्म लगेगी फिर बाद में ये कूल हो जाती है। वार्म टू कूल, ये तीन कैरेक्टर हैं, वात की कोल्ड, पित्त की हॉट और कफ की वार्म टू कोल्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। तो जब भी देर क्या है, पल्स की गति से टेम्परेचर का सीधा रिलेशन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, जो पल्स की जो वेव है, वेव वो सीधे सीधे टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन रखती है और उसका सीधा संबंध गैस्ट्रिक यानी आपकी अग्नि से होता है। यानी आप नाड़ी को देख करके उस व्यक्ति की अग्नि का एहसास कर सकते हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे एहसास कर सकते हो? तो आप ध्यान रखो कि जो मेटाबॉलिक फायर है इंडिविजुअल की, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, उसका सीधा सीधा पता आप जो है वो पल्स से लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। अब आपको एक डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इसको आप गौर से देखना। ये हमने एक आपके सामने एक स्टमक का डायग्राम बना रहा हूँ। ये स्टमक है, ये स्टमक है और यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे जठराग्नि चल रही है। यही अग्नि आपके भोजन को पचाती है, जिसको हम जाठराग्नि कहते हैं। ये आपने पढ़ा है और ये जठराग्नि है। चलो, अग्नि है तो उसका सम्मान कर लेते हैं, इसको लाल या पीले से दिखा लेते हैं। ये चलो आपकी जठराग्नि है, ये जठराग्नि आप प्रज्वलित हो रही है। दिस इज योर जठराग्नि। सर क्या ये डायग्राम बना रहे हैं आप अग्नि? तो मैं आपको इसका रिलेशन समझाता हूँ। इसका रिलेशन ये है कि जब आपको ये अग्नि की तीन स्थितियाँ होती है, एक अग्नि मांद की स्थिति होती है, एक अग्नि जो है वो तीव्र होती है, एक अग्नि सम की अवस्था होती है और एक विषम की अवस्था होती है। तो एक विषमाग्नि हम कहते हैं, विषम अग्नि, विषमाग्नि, विषमाग्नि। दूसरा आपने देखा कि अग्नि एकदम तीक्ष्ण है, एक स्थिति तीक्ष्णाग्नि की स्थिति है। और एक स्थिति आपने देखी कि अग्नि बिल्कुल जल ही नहीं रही है, मंदाग्नि की स्थिति है। ये आपको अलग अलग स्थितियां मिलती है। अभी मैं एक ही डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये आपकी जठराग्नि है। और एक ऐसी स्थिति है कि जब अग्नि सम है, इसको हम बोलते हैं समाग्नि। यूजुअली ये तीन स्थितियां आपको जनरली आपको मिलती है। अब हम आइए इसको रिलेट करेंगे। यदि यदि आपको टेम्परेचर से कैसे इसको रिलेट करेंगे आप? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द अग्नि? टेम्परेचर और अग्नि के बीच में क्या रिलेशन है? तो जब भी आपको, आप हमेशा याद रखिए कि वात जब भी वात का जनरली कैरेक्टर जो है वो कैसा है? वात की जो पल्स है वो सामान्य रूप से ठंडी होती है, कोल्ड होती है। ये आपने पढ़ा है। तो आपको कोल्ड, फास्ट एंड लाइट, ये आपका कैरेक्टर है। आप याद करिए, वात का जो कैरेक्टर है क्या है? कोल्ड, फास्ट एंड लाइट। कोल्डनेस, फास्टनेस एंड लाइटनेस, ये वात का कैरेक्टर है, आपने पढ़ा है। अब आप गौर करिए, यदि वात बढ़ जाता है, यदि वात बढ़ता है,
वात बढ़ता है। आप गौर करिएगा, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। यदि आपने अपने चूल्हा, घर में चूल्हा जलाया होगा, चूल्हा जलाते हैं आप और चूल्हे में आप कस के फूंक मारते हैं करके, क्या होता है? क्या होता है बताइए आप? अग्नि जो है वो इधर उधर फैलती है, या हवा का झोंका आ जाए तो अग्नि क्या होती है? बताइए आप, क्या होती है अग्नि? अग्नि क्या होती है? मेरी बात, सवाल जवाब, विषम हो जाती है। वेरी नाइस। तो यानी कि यदि ये कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कोल्डनेस, फास्टनेस एंड लाइटनेस यदि बढ़ रही है, यानी वात जो है वो बढ़ रहा है, यानी ये कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो अग्नि कैसी हो रही है? अग्नि जो है वो अग्नि यहाँ जा रही है, यहाँ पहुंच जा रही है, विषम अग्नि हो रही है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर देख रहे हैं इंडेक्स फिंगर के नीचे, टेम्परेचर जो है आपको ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। जनरली आपको नॉर्मल देखना पड़ेगा, ये नॉर्मल वात की नाड़ी का नॉर्मल टेम्परेचर पहले फील करना पड़ेगा। यदि आपको उस नॉर्मल से वो टेम्परेचर अधिक ठंडा फील हो रहा है, अधिक तीव्र फील हो रहा है और अधिक हल्का फील हो रहा है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि इसका जो डाइजेस्टिव फायर है विषमाग्नि की स्थिति में। ये तो पहली स्थिति। अब आप दूसरी स्थिति देखिए। अब आप पित्त की स्थिति पे आइए। नाउ द पित्त। अब आप पित्त का कैरेक्टर देखिए। पित्त के बारे में आप देखिए। पित्त का जो कैरेक्टर है, वो पित्त का कैरेक्टर सामान्य क्या होता है? हॉट होता है, गर्म होता है ना। और उसके अलावा क्या होता है? हॉट के अलावा इसमें क्या मिलती है और चीज़ें? हॉट, और हॉट के साथ साथ शार्पनेस होती है, तीक्ष्णता होती है इसमें, शार्पनेस। हॉट, शार्प, शार्प होता है, तीक्ष्ण, जैसे कि चिंगारी होती है उस टाइप का होता है ना। और ये भी चूंकि अग्नि है तो लाइटनेस इसमें भी होगा, ऑब्वियसली सी लाइटनेस होता है। तो यदि आपको जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मिडिल फिंगर पर आपको अगर ये फीलिंग आ रही है कि हॉटनेस, शार्पनेस और लाइटनेस जो है वो आपको बढ़ रहा है, यदि वो बढ़ रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो अग्नि की जो स्थिति है, वो अग्नि की स्थिति कहाँ पहुँच गई है? कहाँ पहुँच गई है? वो तीक्ष्णाग्नि पे पहुँच गई है। दिस इज द डिनोट्स द तीक्ष्णाग्नि। ये तीक्ष्णाग्नि को डिनोट करता है, और ये इससे कनेक्ट हो गया यहाँ, ये इससे ये कनेक्ट हो गया। अब आप आइए कफ के कैरेक्टर पे। कफ महाराज कैसे होते हैं? कफ महाराज जो होते हैं, वो कफ महाराज की जो कैरेक्टर है, कफ कैसा होता है? आपने पढ़ा कफ का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जनरली कैसा होता है? अभी पढ़ा हॉट टू कोल्ड, आपने पढ़ा ना, हॉट टू कोल्ड, यानी उष्ण भी है और ठंडा भी है, हॉट टू कोल्ड है। इसके अलावा बहुत स्लो स्लो होगा, बहुत लेथार्जिक होगा, बहुत स्लो, बहुत बहुत धीमी गति से चलने वाला, ये आपको कफ का कैरेक्टर है। तो कफ का अगर हम देखें, ये कफ का देखो, अब आप कफ, कफ का नेचर कैसा है? तो कफ का हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, स्लो एंड लेथार्जिक, आराम से लेथार्जिक। यदि आपको पल्स में ये तीनों चीज़ें मिल रही है, यानी कि न तो उतना हॉट है न कोल्ड है, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बहुत स्लोनेस बहुत ज़्यादा मिल रही है, एसेस भी नहीं कर पा रहे हो आप, और लेथार्जिक पल्स मिल रही है, तो आप सीधे सीधे मान लो ऐसी स्थिति में कफ बढ़ा हुआ है। यानी टेम्परेचर काफ़ी कुछ बताता है। एक में टेम्परेचर, अगर इंडेक्स फिंगर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा वहाँ पे कोल्डनेस मिल रही है, तो आप विषमाग्नि को एक्सेस कर सकते हो। यदि मिडिल फिंगर पर आपको हॉटनेस ज़्यादा मिल रही है, तो आप तीक्ष्णाग्नि को एक्सेस कर सकते हो। और यदि आपको रिंग फिंगर पर, यदि वही आपको हॉट टू कोल्ड पल्स में आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो टेम्परेचर का, और स्लो और बहुत ही लेथार्जिक पल्स मिल रही है, तो आप मंदाग्नि को एक्सेस कर सकते हो। और नॉर्मल जो आपने पढ़ा है वो तो समाग्नि को डिनोट कराता ही कराता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यानी कि इसमें जो बेसिक जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो एक बार आप ऐसा करिए कि आप अपने अपने इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर पर अभी फ़िलहाल हम ये मान के चलें कि आप सभी एक सामान्य हैं,
आप सभी सामान्य हैं, तो ज़रा अपने टेम्परेचर को एक्सेस करने का प्रयास करो। अभी मिलेगा नहीं है, लगेगा सर तो सभी तीनों एक ही जैसा मिल रहा है। मुझे तो पित्त पर बिल्कुल हीट मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। आप देखो जरा पित्त की नाड़ी पर आप टेम्परेचर एक्सेस करना, टेम्परेचर ध्यान रखना। इस समय में आपको वो एक्सेस नहीं करना है। इस समय में आपको एम्पलीट्यूड और पल्स का जो थ्रॉबिंग एक्सेस नहीं करना है। आप केवल तापक्रम को अपनी टेक्टाइल सेंसेशन से फील करो जरा, और कंपैरिजन करो उसको वात और कफ से। पता चल जाएगा आपको कि पित्त पर नाड़ी उष्ण मिल रही है। पहले इसका, अरे पहले तो देखो तो सही, अरे पहले ये देखो ना। अरे वो तो आगे सौरभ राजपूत जी, आगे मत जाओ, अभी तो सामान्य की बात पढ़ो, वो तो सब बताएंगे आपको, आगे बताएंगे ना। मिल रहा है, लग रहा है गर्म, अरे जो मैं पूछ रहा हूं उतना बताओ। अभी 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 आगे मत जाओ, आगे कूद कूद के आगे मत जाओ। आप इस बात से एग्री हो कि नहीं हो कि जो पित्त वाली जो आपकी जो मिडिल फिंगर है, वहां पे आपको नाड़ी जो है वो इन कंपैरिजन टू द इंडेक्स एंड जो आपकी रिंग फिंगर है, वहां पे उस टेम्परेचर का डिफरेंस आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? आप मुझे ये बता दो। आप उतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, अभी एबनॉर्मलिटी की तो बात ही मत करो आप। मैं तो आपको बहुत 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 बेसिक लेवल से ले जा रहा हूँ। देखो आकाश सेठी जी को तीनों सेम लग रही है। आकाश सेठी जी, आपको अपना थोड़ा सा सेंसिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए आप थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ाइए, थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ाइए। आपको फील हो रहा है, मुझे तो एकदम एग्जैक्टली फील हो रहा है, पर मैं आपको दबाव नहीं डालूंगा। इंडेक्स पर कोल्ड है, मिडल और रिंग दोनों हॉट है। मिल रहा है ना डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस, यू कैन फील इट इजीली। थोड़ा सा आप अपना ध्यान केवल टेम्परेचर पे लगाओ, और वो आपको एग्जैक्टली फील होता है, एग्जैक्टली फील होता है। आकाश जी, एग्जैक्टली यू कैन फील इट। प्रयास करो, मिलेगा वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। पित्त में तो एकदम एग्जैक्टली दिखता है, वो टेम्परेचर बिल्कुल फील होता है, मैंने अभी देखा, एकदम देखा। आपको वो सेंसेस डेवलप करने पड़ेंगे। इसके लिए आपके लिए एक मर्म बिंदु भी है आपके शरीर में। कौन सा मर्म बिंदु है? कौन सा मर्म बिंदु है जो टेक्टाइल सेंसेशन को बढ़ाता है? शंख मर्म है। आकाश जी, आपको पता है, शंख मर्म को स्टिमुलेट करो और आप अपने टेक्टाइल सेंसेशन से टेम्परेचर का एक्सेस ले पाते हो। क्योंकि जो टेम्परेचर का एक्सेस ले रहे हैं वो है नर्व एंडिंग से हमको बहुत माइन्यूट जो हमारा रिसेप्टर है उसको पकड़ रहा है, और उस सेंसेशन को यहाँ से ले जाके ब्रेन में भेज रहा है, और ब्रेन उसको एनालाइज कर रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा है, इसलिए आपके सेंसेस का फाइन होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो मेरे आपको मुझे ये बताना था कि यदि जहाँ पर इंडेक्स पर अगर कोल्डनेस, फास्टनेस और लाइटनेस अधिक है, तो आप मान सकते हैं कि अग्नि जो, देखो यहाँ प्रकृति से कंपैरिजन मत करो। मैं एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, प्रकृति की बात तो मैं अगले लेवल 2 में करूंगा आपको, है ना। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति जिसकी प्रकृति XYZ कुछ भी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रकृति की तो बात ही नहीं करी आपको पूरे लेक्चर में, कहीं की मैंने अवॉइड किया है, क्योंकि अगला जो आपका लेवल 2 है वो प्रकृति से ही जुड़ेगा, विकृति को जोड़ेगा। तो पहले लेवल 1 तो समझो, बेसिक चीज़ें जो सामान्य रूप से किसी भी प्रकृति के व्यक्ति में वात की नाड़ी का जो कोल्डनेस है, फास्टनेस है और लाइटनेस है, यदि वो बढ़ रहा है तो मीन्स अग्नि जो है वो विषम है। यदि पित्त की नाड़ी का हॉटनेस, शार्पनेस और लाइटनेस बढ़ रहा है तो आप मान लीजिए कि वो तीक्ष्ण अग्नि को इंडिकेट कर रहा है। इसी प्रकार जो कफ की नाड़ी का सामान्य कैरेक्टर है वो अगर बढ़ रहा है तो मीन्स जो है वो मंदाग्नि की ओर इंडिकेट कर रहा है। यानी कफ की नाड़ी से आप मंदाग्नि, पित्त की नाड़ी से आप तीक्ष्णाग्नि, और वात की नाड़ी से आप विषमाग्नि का पता लगा सकते हैं। यानी टेम्परेचर को एक्सेस करके आप अग्नि का एहसास कर सकते हैं। मैंने आपको केवल इतना बताना था और इतना ही समझाने का प्रयास किया था, पर आपकी तो बैच में कई लोगों को मिला है वो डिफरेंस, पिछले बैच में तो कई लोगों को मिला ही नहीं। सरप्राइजिंगली नहीं है, वो तो है, वो है। सरप्राइज मत करिए। जो हमारे आचार्यों ने, जो मनीषियों ने जो बातें आपको कही है, जो दिखाई है, वो फैक्ट है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मेरी बात को मानो, मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी बात को मानिए। आप इस बात को तब मानिए जब इस बात को आप खुद महसूस करिए। तो ये टेम्परेचर का मैंने आपको हिसाब बताया, यानी टेम्परेचर के 3 कंडीशंस आपको मैंने बताए वात, पित्त, कफ की स्थितियों में। तो वात के पे अगर आप कोल्डनेस, फास्टनेस और लाइटनेस अगर बढ़ रही है तो आप कह सकते हो कि वो विषमाग्नि की स्थिति है। यदि वही पित्त की नाड़ी पर
यदि वही गति डिफरेंट मिल रही है, हॉटनेस, शार्पनेस और लाइटनेस बढ़ रही है, तो वो तीक्ष्णाग्नि को बता रही है। और वही कफ पर, कफ की नाड़ी का कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर, तो कफ मंदाग्नि को बता रहा है। और यदि वही चीज़ें सब अपने बैलेंस में है, जो नॉर्मल में है, तो वही चीज़ समाग्नि को बता रही है। तो टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये मैंने आपको आज बताया। मुझे लगता है कि इससे आप लोग सहमत हैं, कुछ तो आप लोग सहमत होंगे। आकाश सेठी जी शायद सहमत ना हो, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है डिफरेंस। आकाश जी, मिला आपको डिफरेंस? गॉट द डिफरेंस और नॉट? जस्ट फील द मिडल पे लगाओ उंगली, और आपको फिर इंडेक्स से कंपैरिजन करो। थोड़ा सा हाथ को बार बार ट्राई ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। अगर आप ये ट्राई नहीं कर पाओगे तो फिर नाड़ी बड़ा कठिन विषय बन जाएगा आगे जाके। क्योंकि देखो, मैंने बताया था, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है। थोड़ा सा अभ्यास करके, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। ऐसा कुछ नहीं है जिसका आप एहसास नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं, अब हम चलते हैं आपको, अब हम कल जो आपको बताएंगे वो हार्डनेस की बात करेंगे। तो फिलहाल आज मैंने आपको जो बताया वो एक तो वॉल्यूम और टेंशन की बात करी, और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई वो टेम्परेचर की बात करी। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, और आप इसको अब अपने नाड़ियों पर बार बार गौर से देखिए, और आप किसी एबनॉर्मल व्यक्ति पर देखिए। देखिए, आपको उसी 3 इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर पर मैंने बताया कि गति भी जो है अलग अलग है। किसी की वात नाड़ी वार्मर मिल रही है, देखो आप, किसी की, पर डिफरेंस तो मिल रहा है ना आपका, बेसिकली डिफरेंस मिल रहा है। यदि वात नाड़ी वार्मर मिल रही है तो भी अग्नि गड़बड़ है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका मतलब है वात, वात कहाँ जा रहा है, वात, वात प्रधान ना होकर के वात की मंद की स्थिति बता रही है, वात की अल्पता की स्थिति बता रही है। यदि वार्मर है मीन्स कूलनेस कम है। वार्म होने का मतलब है कि कूलनेस कम है। कूलनेस कम है इसका मतलब वायु क्या कर रही है, वायु उतना वायु नहीं है। तो हो सकता है कि अग्नि सम भी हो रही हो, और अगर वायु अगर पर्याप्त मात्रा से कम है तो अग्नि जो है वो मंदाग्नि की स्थिति भी हो सकती है, बुझी हुई अग्नि भी हो सकती है। और फिर आप बुझी हुई अग्नि क्या करते हो, थोड़ी सी आग फूकते हो, ऑक्सीजन देते हो, तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे देखनी है। अभी तो आपने बेसिक ये देखा कि टेम्परेचर भी तीनों तीनों फिंगर्स के नीचे में अलग अलग मिलता है, जो मुझे बताना था और जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये बताया कि वॉल्यूम भी सामान्य रूप से तीनों तीनों फिंगर्स के नीचे अलग अलग मिलता है। मैंने आपको बताया टेंशन को आप नहीं एहसास कर सकते हो, लेकिन टेंशन भी तीनों फिंगर्स के नीचे अलग अलग मिलता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि जो रेट है वो भी तीनों फिंगर्स के नीचे अलग अलग मिलता है, रेट ऑफ द पल्स। और इस ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं 7-8, इसमें मैंने आपको यही समझाने का प्रयास किया है। और चूँकि नाड़ी विज्ञान का लेक्चर पूरे पूरे 1 घंटे चल जाता है और समय का भी पता नहीं चलता, तो 5 मिनट से भी कम शेष है, मुझे दूसरी कक्षा में जाना है और उसके बाद एक लेक्चर भी होना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना समझा, और हमारे साथ 52 लोग जुड़े हुए हैं। आज कुछ संख्या कम हो गई है, मुझे तो उम्मीद थी कि ये संख्या और कम हो जाएगी, लेकिन चलो, टेम्परेचर तक आप बने हुए हो। जो अगला 2-3 लेक्चर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा, आप एग्ज़ाम देंगे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लेवल 2 में ले जाऊंगा, क्योंकि लेवल 2 बहुत कठिन है। उसमें बहुत पढ़ाने में मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको समझने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप चाहेंगे, 20 लोग हमारे लेवल 1 के पिछले बैच के इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनके साथ आपको जोड़ दूंगा। जो 10-12 लोग अगर आपके जाने के इच्छुक होंगे तो वो उनको ले जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल लेवल रहेगा। आप में अगर इच्छा हो सीखने की तभी जाना, नहीं तो लेवल 1 आपको इतना बता दिया कि आप नाड़ी को सामान्य और असामान्य आप समझ सकते हो, जान सकते हो। और असामान्य वहाँ पे हम चर्चाएं करेंगे, आपको अलग अलग डिजीज़ में प्रकृति के हिसाब से अलग अलग नाड़ियों की गति आपको मैं दिखाऊंगा, तो वो थोड़ा सा आपको समझना। लेकिन इतना बता दूं मैं, यदि आपने वो लेवल भी समझ में आ गया आपको, तो आप नाड़ी का 25 से 30% ज्ञान, मैं 100% तो कहता ही नहीं हूँ, 100% तो मुझे ही नहीं है, मैं ही लेवल 3 में नहीं पहुँचा हूँ। लेवल 2 में भी आप पहुँच जाओगे तो आप कम से कम 25 से 30% नाड़ी को देख करके आप लोगों का एक्सेस ले पाओगे। आप सभी का धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और अभी शायद 6 बजे एक लेक्चर है, उसको ज़रूर देखना।
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे अपने प्रश्न भी आप पूछना, ठीक है ना? ओके।